Good morning to all of you once again for accountancy class. Our chapter number first, meaning and objective of accounting, was in progress, and today this chapter will be finished. And yesterday we have discussed the advantage और यूजेज ऑफ अकाउंटिंग, वो हमने कल किए थे डिस्कस। तो परसों में हमने कुछ हिस्सा किया था, कल हमने उसको कंप्लीट किया था। तो आपके एडवांटेज जो हैं ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं, तो एक बार पढ़ देता हूँ चलते चलते, फिर आगे सिलेबस करते हैं। पहला, हेल्पफुल इन मैनेजमेंट ऑफ बिजनेस। बिजनेस के मैनेजमेंट में हेल्पफुल होते हैं। वो कैसे होते हैं? प्लानिंग के लिए, आपको डिसीजन मेकिंग के लिए और कंट्रोलिंग के लिए। तो प्लानिंग भी आपके अकाउंट्स के द्वारा होती है कि कितना माल कैसे क्या करना है। डिसीजन मेकिंग में भी कि कितना प्रॉफिट, कितना प्रोडक्ट की कॉस्ट हमें करनी है, तो डिसीजन में उसी होता है। कंट्रोलिंग में आप अलग अलग बजटिंग करते हैं, कंट्रोलिंग उसी से होता है। और प्रोवाइड कंप्लीट एंड सिस्टमेटिक रिकॉर्ड, कंप्लीट और सिस्टमेटिक रिकॉर्ड भी आपके जो है अकाउंटिंग ही दे पाती है, क्योंकि वैसे तो हम कन्फ्यूज़ हो जाएंगे। और उसके बाद में है इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग प्रॉफिट एंड लॉस, आपका साल का कितना प्रॉफिट है, कितना लॉस हुआ और इसके क्या कारण रहे, तो वो भी आपका ये अकाउंटिंग बताती है। और इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग फाइनेंशियल पोजीशन, आपकी फाइनेंशियल पोजीशन, वित्तीय स्थिति कैसी है, उसके बारे में भी आपकी जो इन्फॉर्मेशन है वो आपको यहीं से पता चल सकती है, बैलेंस शीट से। और अनेबल कंपैरेटिव स्टडी, कंपैरेटिव स्टडी भी की जा सकती है। फर्म अपने पिछले सालों के साथ में कर सकती है और दूसरे फर्मों के साथ में कंपैरिजन कर सकती है। ठीक है जी। और उसके बाद में है कि अनेबल कंपैरेटिव हेल्पफुल इन असेसमेंट ऑफ टैक्स लायबिलिटी, जो सरकार को उन्हें टैक्स पे करना है उसका पता कैसे चलेगा, तो वो असेसमेंट करके हम कर सकते हैं। और नेक्स्ट इज हेल्प एविडेंस इन लीगल मैटर्स, लीगल मैटर के अंदर भी ये एविडेंस के रूप में काम करते हैं कि आपके जो है कितना अगर किसी चीज़ में प्रूफ की जरूरत है तो कोर्ट इसको मान्यता देती है। ठीक है। फैसिलिटेट्स इन सेल ऑफ बिजनेस, कि अगर आप बिजनेस को बेचना चाहते हैं तो उसकी कॉस्ट क्या होगी, यानी बिजनेस की एसेट कितनी, लायबिलिटी कितनी है, तो उनको हम फाइंड आउट करके अकाउंट से ही पता कर सकते हैं। हेल्पफुल इन रेजिंग लोन, लोन रेज करने में भी आपके अकाउंटिंग मदद करती है, क्योंकि आपके बैंक या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं वो आपसे आपकी बैलेंस शीट, कैश फ्लो, फंड फ्लो स्टेटमेंट जब मांगते हैं। अगर आप उसमें कैश फ्लो, फंड फ्लो, बैलेंस शीट अगर आपकी मिलेगी तो केवल अकाउंटिंग से मिल सकती है, वरना कहीं से मिल नहीं सकती, तभी आपको लोन मिलेगा। और हेल्पफुल इन पार्टनरशिप अकाउंट, जो पार्टनरशिप अकाउंट हैं उसमें भी हेल्पफुल होते हैं कि आपका एडमिशन करना है, रिटायरमेंट करनी है या गुडविल का वैल्यूएशन करना है, वो कैसे होगा, तो सारा वो इन्हीं से पता चलता है अकाउंटिंग से। और हेल्पफुल इन प्रिवेंटेशन एंड डिटेक्शन ऑफ एरर एंड फ्रॉड, इसमें एरर और फ्रॉड जो है उसका प्रिवेंटेशन हो सकता है और आपका एरर जो उसके फाइंड आउट किए जा सकते हैं। ठीक है जी। तो ये तो इसकी थी ये विशेषताएं। अब कुछ इसकी कमियां हैं, लिमिटेशंस हैं। ठीक है, कमियां लिमिटेशन एक ही बात होती है। लिमिटेशंस ऑफ अकाउंटिंग, अकाउंटिंग की लिमिटेशन या कमियां कौन सी हैं? वैसे तो अकाउंटिंग में कोई कमी नहीं है, ठीक है, पर फिर भी जो कमियां हैं वो अकाउंटिंग की नहीं है, बल्कि अकाउंटिंग करने वाले की कमियां हैं। ठीक है। तो ये कहता है कि अकाउंटिंग की इन्फॉर्मेशन में जो है वो प्रॉफिटेबिलिटी, फाइनेंशियल साउंडनेस और ओनर है उनके लिए इन्फॉर्मेशन होती हैं, बाहर के लोग होते हैं उनके लिए भी इन्फॉर्मेशन होती हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं और ये सारी चीज़ें हम दे भी देते हैं, उसके बावजूद भी कुछ कमियां हैं। पहली कमी कौन सी है? इन्फ्लुएंस्ड बाय पर्सनल जजमेंट, इन्फ्लुएंस्ड बाय पर्सनल जजमेंट। पर्सनल जजमेंट से इन्फ्लुएंस होता है, प्रभाव पड़ता है, क्योंकि आपके जो पर्सनल जजमेंट हैं वो कई बार जो है आपके इन चीज़ों को अफेक्ट कर देती है कि अकाउंटिंग इज एज येट एन एक्सट्रैक्ट साइंस एंड अकाउंटेंट हैज इन टू एक्सरसाइज हिज पर्सनल जजमेंट इन द वेरियस आइटम्स, कि उन जो अकाउंटेंट हैं हालांकि ये साइंस हम मान के चलते हैं पर फिर भी साइंस के होते हैं कुछ जो अकाउंटेंट्स हैं जिनको जो है कुछ पर्सनल जजमेंट का काम करना पड़ता है, अंदाजे लगाने पड़ते हैं। फॉर एग्जांपल, it is extremely difficult to predict with any degree of accuracy the actual useful life of an asset is needed for calculating depreciation,
जैसे कि ये हम बड़ा मुश्किल काम है कि डेप्रिसिएशन कितना % चार्ज करना चाहिए। हम कहते हैं कि जितना डेप्रिसिएशन का डेफिनेशन मैंने भी दी भी थी आपको कि ड्यू टू द wear and tear of an asset डिक्रीज इन वैल्यू दैट इज कॉल्ड एज डेप्रिसिएशन। कि जैसे कि आपका मोटरसाइकिल है, आप उसको चलाते हैं 2-3 साल तक, उसकी वैल्यू आधी रह जाती है। क्यों? क्योंकि उसके चलाने से वो वियर एंड टियर हुआ, उसके कारण से उसकी वैल्यू कम हो जाती है। तो अब हम कहते हैं कि एक किसी भी एसेट की इफेक्टिव लाइफ जितनी होती है उतने सालों में इसका डेप्रिसिएशन बांट दो। एक मोटरसाइकिल 10 साल चलेगा, अगर आप 90,000 रुपये मोटरसाइकिल लेके आएँ तो 9,000 डेप्रिसिएशन हर साल मान लो, ठीक है। पर ये सही नहीं है, क्योंकि आपका ज़रूरी थोड़ा है कि 10 साल ही चलेगा बाइक। हो सकता है कि बाइक आपका 10 की बजाय 20 साल भी चल जाए, हो सकता है 10 की बजाय 5 साल भी चले, आप इतना ज़्यादा उसको चलाएं। तो यहाँ पर आपका जजमेंट ये काम करता है कि आपकी एसेट जो कितनी ज़्यादा दिनों तक चल सकती है। तो ये एग्जांपल दे रहा है कि जैसे कि आपका जो डेप्रिसिएशन काटना, ये सिर्फ जजमेंट के ऊपर ही है। और इसी प्रकार से द सेम इज ट्रू अबाउट द मेथड ऑफ वैल्यूएशन ऑफ स्टॉक एंड मेकिंग प्रोविजन ऑफ डाउटफुल डेट्स। इसी प्रकार से स्टॉक का वैल्यूएशन करना, किसकी स्टॉक की वैल्यू क्या होगी, या आपके डेटर्स हैं उनमें से कितने डेटर्स मर सकते हैं, यानी कि आपके बैड डेट्स कितने हो सकते हैं, ये हम एक एक्सपीरियंस के बेस पे करते हैं, एक जजमेंट के बेस पे ही करते हैं। तो कहता है कि यहाँ पर जो है डिफरेंट पर्सनस के डिफरेंट परसेप्शन हो सकते हैं, डिफरेंट जजमेंट हो सकते हैं। अगर एक आदमी का जजमेंट सही रहा तो आपके अकाउंट्स जो हैं बिल्कुल सही अच्छी तरीके से तैयार हो जाएंगे, यानी अकाउंटिंग आपकी सही कैलकुलेशन सही है। अगर आपके जजमेंट गलत हो गए तो आपके अकाउंटिंग के रिजल्ट भी सही नहीं है, यानी आपके रिजल्ट्स गड़बड़ हो सकते हैं। तो पहली कमी तो यही है कि इन्फ्लुएंस्ड बाय पर्सनल जजमेंट। पर्सनल जजमेंट्स का इन्फ्लुएंस के ऊपर पड़ता है, प्रभाव पड़ता है कि अगर कोई बिजनेस को ज़्यादा प्रॉफिट में दिखाना चाहता है तो वो जो है असेसमेंट ज़्यादा अच्छी कर लेता है। अगर कोई बिजनेस का जो है कम दिखाना चाहता है तो उसके असेसमेंट जो वो कम कर देता है। तो यानी इससे क्या हुआ कि उसके जो है इन्फ्लुएंस है, जो उसका व्यक्तिगत जो प्रभाव है वो भी उसको जो परेशान करता ही नहीं। किसकी पहली कमी ये है। दूसरी कमी है बेस्ड ऑन अकाउंटिंग कंसेप्ट एंड कन्वेंशन। बेस्ड ऑन अकाउंटिंग कंसेप्ट एंड कन्वेंशन। बेस्ड ऑन अकाउंटिंग कंसेप्ट एंड कन्वेंशन, कि आपके जब अकाउंट्स प्रिपेयर किए जाते हैं, ठीक है, ये आपके जो है उनका बेस जो है कई प्रकार के अकाउंटिंग कंसेप्ट और कन्वेंशन हैं। अकाउंटिंग कंसेप्ट तो मान्यताएं, कई प्रकार की मान्यताएं होती हैं, ठीक है। और इसमें जब प्रॉफिटेबिलिटी एंड द फाइनेंशियल पोजीशन बाय इट मे नॉट बी रियलिस्टिक। तो यहाँ पर जो है वो कंसेप्ट के कारण से वो जो चीज़ें हैं वो सही नहीं होती हैं। फॉर एग्जांपल फिक्स्ड एसेट्स आर शोन ऑन द बैलेंस शीट अकॉर्डिंग टू द हिस्टोरिकल कॉस्ट कंसेप्ट। आपका एक कॉस्ट कंसेप्ट होता है, हिस्टोरिकल कॉस्ट कंसेप्ट है कि आपने आज कोई बाइक खरीदा, या बाइक को छोड़ो, आज आपने कोई एक लैंड खरीदी, लैंड की कीमत है मान लो 10 लाख रुपए। तो आप इसको जब तक आपका बिजनेस रहेगा इसकी वैल्यू आप 10 लाख ही दिखाते रहेंगे। चाहे इस लैंड की कीमत 10 लाख की बजाय 20 लाख हो गई, पर आप 20 लाख नहीं दिखा सकते। हिस्टोरिकल कंसेप्ट ये कहता है कि जितने के अंदर आपने बिल्डिंग को या एसेट को खरीदा था वो एसेट उसी उतने पैसे की रहेगी, चाहे वो कितने साल आपके पास रहे। तो इसका वो कंसेप्ट आपका गलत है। दिस मीन्स दैट द फिक्स्ड एसेट आर शोन ऑन देयर कॉस्ट एंड नॉट ऑन देयर मार्केट वैल्यू, यानी कॉस्ट पे दिखाई जाएगी, मार्केट वैल्यू पे नहीं। आज आपकी जो है लैंड की कीमत 20 लाख हो गई तो 20 लाख नहीं, केवल आपको 10 लाख ही दिखाएंगे। The value realized on the sale may be more or less than the value stated in the balance sheet. Similarly, on account of convention and conservatism, the profit and loss does not disclose the true profit of the business because losses are provided where the incomes are ignored. आपका एक जो है आगे कंसेप्ट आएगा, वो आपका कंसेप्ट है वो रूल ऑफ प्रूडेंस। रूल ऑफ प्रूडेंस ये कहता है कि प्रॉफिट को प्रॉफिट है तब तक ना मानो जब तक मिल ना जाए, और लॉस को लॉस तभी मान लो जब उसकी संभावना ही हो जाए, यानी अगर उसके पास पॉसिबिलिटी दिख जाए। तो आपका जो सही प्रॉफिट है वो सही नहीं निकल पाएगा, क्योंकि आप क्लियर बोल रहे हैं कि लॉस को लॉस तभी मान लो जब उसकी संभावना ही हो,
और प्रॉफिट को तब तक ना मानो जब तक कि मिल ना जाए। तो इसका मतलब यह है कि आप हमेशा बिजनेस के नेगेटिव पॉइंट को लेकर चल रहे हैं कि बिजनेस में लॉस है वाले पॉइंट को पहले ले लो। तो यानी आपका ये कंसेप्ट और कन्वेंशन है, ठीक है। तो ये कंसेप्ट और कन्वेंशन जो है ये भी आपके लिए जो एक लिमिटेशन है कि आप हिस्टोरिकल कॉस्ट को लेकर चलते हैं, मार्केट वैल्यू को नहीं लेकर चलते। आप जो रूल ऑफ प्रूडेंस को लेकर चलते हैं उसमें जो है आप लेटेस्ट को नहीं लेकर चलते। तो दोनों से हमारे रिजल्ट गलत आते हैं, ठीक है जी। नेक्स्ट इज इनकम्प्लीट इंफॉर्मेशन। इनकम्प्लीट इंफॉर्मेशन इनकम्प्लीट इंफॉर्मेशन है आपके पास में। कई बार ऐसा भी होता है कि जो इन्फॉर्मेशन आपको दी जाती हैं, चाहे वो प्रॉफिट या लॉस से रिलेटेड हैं, चाहे वो आपके एसेट लायबिलिटी से रिलेटेड हैं, वो आपको कई बार जो है सूचनाएं जो है वो कंप्लीट नहीं मिलती। एंड व्हेन यू प्रिपेयर द अकाउंट्स नेचुरली दैट विल बी रॉन्ग, क्योंकि जब आपके पास इन्फॉर्मेशन ऐसी नहीं है तो फिर वो चीज़ें आपकी गलत हो जाती हैं। यानी आपके जो है एक कमी ये भी है कि इन्फॉर्मेशन पूरी ना होने के कारण से रिजल्ट सही नहीं आएंगे। ओमिशन ऑफ क्वालिटेटिव इंफॉर्मेशन। ओमिशन ऑफ क्वालिटेटिव इंफॉर्मेशन। आपकी जो है क्वालिटेटिव इंफॉर्मेशन की भी यहाँ पर कमी रहती है कि आपने जो है वो मैथमेटिकल एक्यूरेसी तो ले ली, आपने क्वांटिटी तो ले ली कि कितनी क्वांटिटी है, पर क्वालिटी नहीं आपने बताई। क्वालिटी के बारे में पता नहीं चलता है इसमें कि अकाउंट्स ओनली कंटेन ओनली दोज इन्फॉर्मेशन विच कैन बी एक्सप्रेस इन टर्म ऑफ मनी। अकाउंटिंग केवल उन्हीं की चीज़ों की होती है कि जिसके अंदर जो है केवल और केवल इन टर्म ऑफ मनी में कोई चीज़ को एक्सप्रेस कर सकते हैं। क्वालिटेटिव aspect of a business are completely omitted from the books and these are cannot be expressed in monetary term। कहता है कि क्वालिटेटिव एस्पेक्ट जो है वो आपका ख़त्म हो जाता है, यहाँ पर जो एस्पेक्ट जो है वो बुक्स में रिकॉर्ड नहीं होता क्योंकि आपका मनी मेजरमेंट उसका नहीं होता। मैं आगे एग्जांपल दूंगा। दिस चेंज इन द मैनेजमेंट रेपुटेशन ऑफ द बिजनेस, कोऑर्डिनेट लेबर रिलेशंस एक्सेट्रा, द फर्म एबिलिटी टू डेवलप द न्यू प्रोडक्ट, एफिशिएंसी ऑफ मैनेजमेंट, सेटिस्फेक्शन ऑफ कंज्यूमर फर्म्स कंज्यूमर, ये आपके कई क्वालिटेटिव हैं। क्वालिटी का मतलब क्वालिटी वाली। जैसे मैं कहूँ कि एक बढ़िया मैनेजर आ गया फर्म में, अब पहले मैनेजर जो अच्छा नहीं था अब बहुत बढ़िया मैनेजर आ गया, फर्म की सेल बढ़ा सकता है, ठीक है। तो ये हम नोट नहीं कर सकते। आपके फैक्ट्री के अंदर लेबर के साथ में रिलेशन बहुत बढ़िया हैं कि आपके जो वर्कर्स हैं वो आपसे खुश हैं, तो खुश हैं तो वो आपका प्रोडक्शन ज़्यादा करते हैं, तो आप उस खुशी को जो नोट नहीं कर सकते क्योंकि वो इन टर्म ऑफ मनी नहीं है। तो ये भी एक इसकी कमी है कि आपका ओमिशन ऑफ क्वालिटेटिव इंफॉर्मेशन, यहाँ पर क्वालिटेटिव इंफॉर्मेशन की कमी रहती है, यानी ये चीज़ें रिकॉर्ड नहीं हो सकती, तो इन चीज़ों को नहीं बता सकते। बेस्ड ऑन हिस्टोरिकल कॉस्ट। फिफ्थ इज बेस्ड on historical cost, बेस्ड ऑन हिस्टोरिकल कॉस्ट। हिस्टोरिकल कॉस्ट के ऊपर बेस्ड होता है ये चीज़ें। ये भी दिक्कत है कि अकाउंटिंग आर प्रिपेयर ऑन द बेसिस ऑफ हिस्टोरिकल कॉस्ट, दैट इज ओरिजिनल कॉस्ट, यानी ओरिजिनल कॉस्ट में जिस कॉस्ट में उन्हें चीज़ों को खरीदा तो उसी कॉस्ट पे दिखाते हैं। एंड सच एज द फिगर्स गिवन इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट नॉट शो द इफेक्ट इन चेंज ऑफ प्राइस लेवल, यानी प्राइस लेवल में चेंज हुआ है उन चीज़ों को हम इसमें नहीं दिखा पाते। द एसेट्स रिमेन अंडर वैल्यूड इन मैनी केसेस पर्टिकुलर इन लैंड एंड बिल्डिंग। कहते हैं कि यहाँ पर जो आपके एसेट्स जो है अंडर वैल्यूड रहती है, उनकी मूल्यांकन कम होता है, उनके पैसे कम लगते हैं। स्पेशली आपका लैंड एंड बिल्डिंग एक ऐसा मैटर है कि जहाँ पर आपके जो इस चीज़ों की कमी रहती है कि हम ना तो लैंड की कीमत बढ़ा के दिखाते हैं कभी ना बिल्डिंग की। बाकी तो हमारा स्टॉक है वो तो चलो हमारा नया आता रहता है, उसके चेंज होते रहते हैं, पर इन चीज़ों में बड़ी कमी जो फिक्स एसेट्स हैं उनका हिस्टोरिकल कॉस्ट हम लेके चलते हैं, ठीक है जी। अफेक्टेड बाय विंडो ड्रेसिंग।
अफेक्टेड बाय विंडो ड्रेसिंग। विंडो ड्रेसिंग होता है झूठा दिखावा करना, ठीक है, लेकिन झूठा दिखावा करना। तो कहते हैं कि इसमें जो है झूठा दिखावा भी कई बार जो अकाउंट्स में हम कर देते हैं कि विंडो ड्रेसिंग रेफर टू द प्रैक्टिस ऑफ मैनिपुलेटिंग अकाउंट्स, अकाउंट्स को मैनिपुलेट करना यानी अकाउंट्स को गलत तरीके से प्रदर्शित करना, सो दैट द फाइनेंशियल स्टेटमेंट में बी डिस्क्लोज एज ए मोर फेवरेबल पोजिशन देन द एक्चुअल पोजिशन। तो यहाँ पर जो है एक्चुअल पोजिशन के अलावा इसको फालतू दिखा दिया जाता है या कई बार इसको कम दिखा दे जाता जानबूझ के। फॉर एग्जाम्पल, परचेज मेड एट द एंड ऑफ द ईयर मे नॉट रिकॉर्ड इन द क्लोजिंग स्टॉक बी ओवर वैल्यूड, कि यहाँ पर जो है हमने साल के लास्ट में स्टॉक खरीदा, उसको हमने दिखाया नहीं तो वो अगले साल में तो ओपनिंग में जाएगा, यहाँ पर क्लोजिंग हमने दिखाया नहीं तो हमारा प्रॉफिट बढ़ के दिखाया जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर गलत हो गया काम। करेक्ट डिसीजन जो वो इस पेज पे नहीं ले जा सकते। तो यानी कि यहाँ पर विंडो ड्रेसिंग झूठी दिखा हो सकता है, जानबूझ के मैनिपुलेट अकाउंट्स को किया जा सकता है, ठीक है। और नेक्स्ट इज अनसूटेबल फॉर फोरकास्टिंग। अनसूटेबल फॉर फोरकास्टिंग, ये आपका जो है फोरकास्टिंग के लिए अनसूटेबल रहता है। यानी फोरकास्टिंग का मतलब कि आप जो है भविष्यवाणी नहीं कर सकते इसके अंदर, कि फाइनेंशियल अकाउंट ओनली रिकॉर्ड द पास्ट इवेंट, केवल पास्ट इवेंट को रिकॉर्ड करते हैं। कंटिन्यूस चेंजेस टेक प्लेस इन द डिमांड ऑफ प्रोडक्ट, पॉलिसीज अडॉप्टेड बाय द फर्म, द पोजीशन ऑफ कंपटीशन सच एज द फाइनेंशियल एनालिसिस बेस्ड ऑन द पास्ट इवेंट मे नॉट बी मच यूज फॉर फोरकास्टिंग। यहाँ पर सारा का सारा पोस्टमार्टम होता है, यानी पुरानी चीज़ों को ही जो है चीर फाड़ करके दिखाया जाता है। तो यहाँ पर हम ये नहीं कह सकते कि वो आपके इन्फॉर्मेशन जो हैं फोरकास्टिंग के काबिल हैं कि हम उन इन्फॉर्मेशन को हम जो है फोरकास्ट करके कोई अच्छा रिजल्ट निकाल सकते हैं, तो ऐसा नहीं हो सकता है। तो अभी आपने देखा कि ये आपके पास जो है 7 टाइप की आपके पास इसकी कमियाँ हैं। तो देखा जाए तो ये अकाउंटिंग की कमियाँ तो नहीं है, ठीक है, ये तो ह्यूमन माइंड की कमियाँ सारी की सारी, वही मैनिपुलेट कर रहा है सारी चीज़ों को, वही सब कुछ गड़बड़ कर रहा है। एक हिस्टोरिकल कंसेप्ट को देख सकते हैं कमी हो सकती है, बाकी कोई कमी नहीं है। तो मैं दोबारा फिर बता दूं, पर इन्फ्लुएंस्ड बाय पर्सनल जजमेंट, कि यहाँ पर जो है पर्सनल जजमेंट का इन्फ्लुएंस रहता है इनके ऊपर। पर्सनल जजमेंट का इन्फ्लुएंस का मतलब इन्फ्लुएंस होता है प्रभाव। अब कोई आदमी एक चीज़ को किसी एंगल से देखता है, दूसरा किसी एंगल से देखता है। अब उन चीज़ों को हर आदमी अपने एंगल से देखेगा तो वहाँ पर उनका असर पड़ेगा ही पड़ेगा। अगर आपके 4 दोस्त हैं, 4 दोस्तों में नेचुरली आप किसी न किसी दोस्त के पक्ष में तो ज़्यादा होते हैं, किसी न किसी पक्ष तो आप लेते हैं, यानी कोई ना कोई पर्सनल आपका जो है जजमेंट उसके प्रति होता ही है। तो ठीक उसी प्रकार से आपका जो है पर्सनल जजमेंट होता है, डेप्रिसिएशन कितना काटना चाहिए, आपका जो है डाउटफुल डेट्स पे कितना होने करना चाहिए, तो ये गलत भी हो सकते हैं, ठीक है। दूसरा इन्होंने बोला था कि बेस्ड ऑन अकाउंटिंग कंसेप्ट एंड कन्वेंशंस, आपके अकाउंटिंग कंसेप्ट और कन्वेंशन पे भी बेस्ड हैं। अकाउंटिंग कंसेप्ट आपका जो है कि हिस्टोरिकल कॉस्ट लेंगे, ठीक है। इसी प्रकार से आपका जो है रूल ऑफ प्रूडेंस बोलता है कि लॉस को लॉस तभी मान लो जब संभावना हो, प्रॉफिट को प्रॉफिट तब तक ना मानो जब तक मिल ना जाए। तो इसका मतलब वो भी एक कमी है, पर वो हमने बना रखी है ना, अकाउंटिंग की दिक्कत तो नहीं है। इनकम्प्लीट इन्फॉर्मेशन, आपके पास इन्फॉर्मेशन सही नहीं आ रही है, इन्फॉर्मेशन गलत आ रही है, तो उससे कंप्लीट अकाउंट नहीं बनेंगे, आपका अकाउंट निश्चित रिजल्ट गलत निकलेंगे। ओमिशन ऑफ क्वालिटेटिव इन्फॉर्मेशन, इसमें आपके जो क्वालिटेटिव इन्फॉर्मेशन है इनकी कमी रहती है, यानी कि आपका अच्छा मैनेजर आ गया, अच्छे मैनेजर की जो है इसमें कहीं पर एंट्री नहीं हो सकती, क्योंकि उसकी जो है मेजरमेंट इन टर्म ऑफ मनी नहीं हो पाएगी, तो वो नहीं हो सकती। इसी प्रकार से कि आपके लेबर रिलेशन बहुत बढ़िया हैं, तो उसको भी हम इसमें नहीं दिखा सकते, ठीक है। बेस्ड ऑन हिस्टोरिकल कॉस्ट, यहाँ पर ये दिक्कत है हिस्टोरिकल कॉस्ट वाली कि यहाँ पर हमेशा पुराने कीमत को दिया जाता, नई कीमत को नहीं दिया जाता। जैसे कि लैंड एंड बिल्डिंग को तो वैल्यूएट करते ही नहीं, बड़ी समस्या है इसकी यहाँ पर तो। और अफेक्टेड बाय विंडो ड्रेसिंग, कई बार जब विंडो ड्रेसिंग यानी झूठी जब मेकअप कर दी जाती है, झूठा दिखावा कर दिया जाता है कि इस चीज़ को मैनिपुलेट किया जा सकता है, तो ये आपके जो है कहलाती है वो मैनिपुलेशन या विंडो ड्रेसिंग।
और अनसूटेबल फॉर फोरकास्टिंग, ये फोरकास्टिंग के लिए भी सूटेबल नहीं है, यानी भविष्यवाणी नहीं की जा सकती, क्योंकि ऑल दीज थिंग्स आर बेस्ड ऑन पोस्ट इवेंट्स। आपके जो घटनाएं घट चुकी उसी के ऊपर बेस्ड है, ना कि आने वाली चीज़ों पे। तो आपके पास्ट इवेंट जो हैं वो एक अंदाज़ा तो ज़रूर दे सकते हैं, पर हम ये नहीं कह सकते कि वो सही है, क्योंकि आपका हो सकता है कि पहले ठीक ठाक से पता कंपटीटर आ गया, गवर्नमेंट की पॉलिसी बदल गई, बिजनेस इन्वायरमेंट चेंज हो गया एकदम से, तो उन चीज़ों को कंसिडर नहीं करते हैं। तो ठीक है जी, तो ये आपकी सी कमियाँ थी। इसके साथ में आपका ये चैप्टर जो ख़त्म हो गया है। अगला जो आपके सिक्योरिटी करेक्टरिस्टिक्स हैं और ये और रोल ऑफ अकाउंटिंग है, ये हम अभी नहीं करेंगे, क्योंकि ये आपको जब अकाउंट थोड़ा समझ में आ जाएगा तभी हम कर पाएंगे इसको। ठीक है जी। इसके बाद में दूसरा चैप्टर हमारा अकाउंटिंग है, टर्म्स हम कर चुके थे। ठीक है। और तीसरा चैप्टर हमारे पास में जो है वो अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स हैं, वो हम स्टार्ट करेंगे जी कल से। तो थोड़ा सा चैप्टर जो है तो इंटरेस्टिंग, और थोड़ा सा आप खुद पहले पढ़ लेंगे तो आपको ज़्यादा अच्छा समझ में आएगा, क्योंकि कई चीज़ें मैंने अभी भी आपको बता दी हैं, उन्हीं से रिलेटेड चीज़ें होंगी। तो अकाउंटिंग प्रिंसिपल जो हम चैप्टर नंबर 3 जो है हम कल से स्टार्ट करेंगे। और पहले पीरियड में जो है मेरा नेटवर्क कुछ डिस्कनेक्ट हो गया था, अगर ऐसा कई बार होता है तो सॉरी उसके लिए, क्योंकि कई बार नेटवर्क नहीं मिलता, कई बार फ़ोन जो है वो हीटअप हो जाता है। ठीक है। चलो जी, अगर कोई क्वेश्चन है, कोई पॉइंट है, पूछ सकता है मेरे से, अदरवाइज हम फिर जब मंडे मिलेंगे। ठीक है जी। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।